नमस्कार देवी सज्जनों। तो आज ब्लैक एंड वाइट रिव्यू के अंदर आप सबका स्वागत है। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं इतनी तहजीब और तमीज़ से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और ये इस हमारे देश के लिए एक पावन पर्व की तरह है। और इसके ऊपर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का रिव्यू, जो अपने आप में इकलौती ऐसी फिल्म है हमारी आज़ादी के बाद जिसने हकीकत को दर्शाया है, जिसका नाम भी क्या है गुरुजी? हकीकत। हकीकत। और इनफैक्ट एक लौती ही नहीं है, ये पहली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वॉर फिल्म भी है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मतलब फिल्में इससे पहले बनी है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में। अच्छा। पहली फीचर फिल्म हकीकत है जो कि इंडो चाइना वॉर पे बेस्ड थी। और इसको डायरेक्ट किसने किया था? चेतन आनंद साहब। प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। आई थिंक ये उनकी फर्स्ट प्रोडक्शन है। नहीं, फर्स्ट प्रोडक्शन तो नहीं है। इससे पहले उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो इतनी चली नहीं। अपने पर्सनल प्रोडक्शन हाउस, इंडिविजुअल जो उनका अपना सोल प्रोडक्शन, हिमालय प्रोडक्शंस के बैनर के तले। उससे पहले वो नवकेतन के साथ नवकेतन अलग होने के बाद उन्होंने और भी इससे पहले फिल्में बनाई लेकिन वो इतनी चली नहीं। तो ये वही जैसे हमने पिछले उसमें बताया कि महल ने हिमांशु राय साहब, हाँ, बॉम्बे टॉकीज को बचाया और उसके बाद मधुमती ने बिमल रॉय। तो ये जो है ये काफी अहम फिल्म साबित हुई। तो एक अच्छी बहुत ही अहम भूमिका है इस फिल्म की चेतन आनंद साहब के जीवन के अंदर। हाँ। और उनके जो प्रोडक्शन हाउस उन्होंने स्टार्ट किया अपने इंडिविजुअल बैनर के अंडर, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस करी थी। लेकिन इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं हुई ये फिल्म, मतलब एज इन बहुत इसको स्टार्ट होने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा गौरव। और आपको मालूम है इसका आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली इंडो चाइना वॉर से आया। और ये जब वॉर चल रही थी 1962 में, उसी दौरान चेतनानंद साहब को ये लगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सेना है, वो इतनी वीरता के साथ फ्रंट पे लड़ रही है, तो इस सच्चाई को, इस हकीकत को, इस वॉर की हकीकत को ऑडियंस तक, आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो वहां से उनको ये आइडिया, स्टोरी का आइडिया मिला। लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब आप वॉर फिल्म के बारे में सोच रहे हो और वो भी इंडिया की पहली वॉर फिल्म, तो आपको मालूम है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। आपको गवर्नमेंट की परमिशंस चाहिए, आपको बजट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। और मतलब इतना आसान नहीं है किसी वॉर फिल्म को आगे बढ़ाना। और वैसे भी उस वक्त जो जिस हिसाब से हालात थे, बहुत क्योंकि आई थिंक 62 में इंडो चाइना की वॉर हुई है। जी। एंड उसके बाद ये फिल्म जो रिलीज हुई है 64 में हुई है। और इसका शूट स्टार्ट हुआ है 63 के आसपास। हाँ, तो यानी 2 साल बाद, मतलब 62 में वॉर हुई, उनको आइडिया आया। उन्होंने कंसीव किया आइडिया को और उसके बाद फिर उन्होंने परमिशन, बजट, जैसा आपने बताया, उसके लिए काम करना शुरू किया। बट फिर भी उसके हिसाब से देखा है तो बहुत जल्दी चीजें उन्होंने पुश करी। चीजें हो गई, पुश हो गई। और इसमें थोड़ा सा इनफैक्ट बहुत बड़ा हाथ है उनकी वाइफ का। जी। बट वो तो किसी तरीके से फिल्म से नहीं थी, लेकिन वो जर्नलिस्ट थी। हाँ। अच्छा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को शूट करने के लिए बहुत सारी परमिशंस की आवश्यकता है, गवर्नमेंट की परमिशंस की आवश्यकता है। तो उनकी जो वाइफ थी, उनका नाम उमा। हाँ, उमा जी। तो वो जर्नलिस्ट थी और उनका कुछ रिलेशन, मतलब जान पहचान थी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उस टाइम के साथ। अच्छा। उनका नाम था प्रताप सिंह क्या? यार मैं भूल गया था, सॉरी। वो एक्चुअली थोड़ा भूल जाता हूँ आजकल। प्रताप सिंह खैरो, जो चेतन आनंद साहब की वाइफ थी, उन्होंने सीएम साहब, पंजाब के सीएम साहब से इनकी मुलाकात करवाई, प्रताप सिंह कैरो साहब से। तो चेतन आनंद जी ने उनको ये अपना आइडिया बताया कि मैं इस वॉर के ऊपर ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम फिल्म बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनाना, क्योंकि तुम पहली बार वॉर के ऊपर फिल्म बना रहे हो। और एक ऐसी वॉर, गौरव, 1962 की जो वॉर थी, वो उसने हमारी पॉलिसीज़ में, इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उसमें बहुत सारी चेंजेस लाए।
आपको मालूम है वॉर हुई क्यों थी? वॉर आई थिंक इसी वजह से, क्योंकि चाइना अपना पक्ष रखना चाहता था और अपनी ज़मीन एक्सपैंड करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त आई थिंक तिब्बत के ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी। 59 के आसपास तिब्बत को उसने ऑक्यूपाई किया था, और अहम जो नाराजगी जिसको आप कह सकते हो चाइना की ओर से, देखो एक तो इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि भाई हम किसी पे हमला नहीं करते हैं, ये हमारी पॉलिसी आज से नहीं सदियों पुरानी है, हमने कभी किसी दूसरे की जमीन पे हमला नहीं किया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। तो हुआ क्या कि तिब्बत पे जब उसने ऑक्यूपाई किया तो जो दलाई लामा थे वो वहां से तिब्बत से इंडिया आ गए। इंडिया में वो आके उन्होंने शरण ली और चाइना ने कहा कि भाई आप दलाई लामा को हमारे हवाले करो, लेकिन इंडिया की पॉलिसी, नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा नहीं, शरण है, हमारे पास रहेंगे, हम नहीं करने वाले। तो ये थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, थोड़ा हुआ, तो चाइना ने कहते हैं कि अपनी झूठी पावर दिखाने में, झूठी पावर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गौरव वॉर किसी भी चीज का ना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो बट ठीक है हुई वॉर, और काफी बड़ी वॉर हुई। तो वो ये खैरो साहब ने कहा भाई चलो फिल्म बनाओ, ये बताओ कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट अ फिल्म, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। और उस पीरियड में 10 लाख थोड़ा ज़्यादा रकम है 63 में, और सेकंड चीज़ और भी ज़्यादा रकम है कि उस टाइम पे हम वॉर से निकले हैं, तो ज़्यादा रकम थी, लेकिन कैरो साहब ने 10 लाख रुपए का इंतज़ाम किसी तरीके से करके चेतन आनंद को दिया और फिल्म बननी शुरू हुई। तो इस तरीके से फिल्म धीरे 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 धीरे, जिसे कहते हैं ना, एक आगे बढ़ी, उसका जो आइडिया था, स्क्रिप्टिंग हुई, ये सब वो आगे बढ़ा, फ्लोर पे आई बेसिकली। ओके, बट ये जो परमिशंस वगैरह मिल गई, सब कुछ हुआ, तो आई थिंक कुछ आप एक ऐसा किस्सा बता रहे थे ना जिसके अंदर ये था कि ये फिल्म लद्दाख में शूट होनी थी। हाँ। बट परमिशंस का कुछ दिक्कत, परमिशंस का पंगा हो गया। तो भाई एक्चुअली पहली मीटिंग सीएम साहब से हुई, फिर दूसरी मीटिंग पीएम, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हाँ गुड, अच्छा है, तुम लद्दाख में शूट करो। तो उन्होंने वो लेटर फॉरवर्ड, सरकारी काम ऐसे ही होता है कि वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया उसी मिनिस्ट्री को, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है लद्दाख की परमिशंस। और लद्दाख चूंकि 1962 की वॉर होके चुकी है तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, लद्दाख में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप यहाँ मत करो, आप कहीं और करो। आई थिंक विंध्याचल में सही। तो उन्होंने कहा वहां कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, फिल्मी तो है। बट नहीं, हमारे चेतन आनंद साहब नहीं भाई, वहीं करेंगे, अपने वेन्यू जहाँ पे हुआ है उसको तभी कैप्चर कर पाएंगे, उसकी रियलिटी को, रियल लोकेशन, उसकी हकीकत को। तो वो दोबारा से हम पीएम साहब के पास गए। अच्छा। और तब पीएम ने इंटरफेयर किया, एंड देन पीएम की स्पेशल परमिशन के बाद ये फिल्म लद्दाख में शूट हुई, और ये इंडिया की पहली फिल्म बनी जो लद्दाख में शूट हुई है। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से लद्दाख को कैप्चर, बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट में। एग्जैक्टली। और ये बाद में कलर्ड भी बनाई गई है। अच्छा। 2012 में। अच्छा। तो उसमें आपको दिखेगा लद्दाख की खूबसूरती। तो ये है, और फिर फिल्म आगे बढ़ी, फ्लोर पे बढ़ी, फिर फिल्म की और भी चीजें हुई। फिर चूंकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के पैसे से बन रही थी, तो लो बजट भी रखना है, सब कुछ रखना है, तो फिर इसकी कास्टिंग की गई। ओके। और कास्टिंग में बहुत बड़ा हाथ इप्टा का रहा है। इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। अच्छा। जिसमें ए.के. अंगल साहब और बलराज साहनी साहब, चेतन आनंद, ये सब उसी एसोसिएशन के मेंबर हैं। और ख़ास बात यह है कि बलराज साहनी साहब को लिया गया, साइन किया गया। फिल्म के अंदर धर्मेंद्र हैं और चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया है। तो और इप्टा के जितने भी लोग थे उन्होंने इस फिल्म में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, इंक्लूडिंग बलराज साहनी। अब उस पीरियड में बलराज साहनी वाज पीक, मतलब अमिताभ बच्चन। नहीं, यू कांट कंपेयर। अमिताभ अलग हैं, बट कह सकते हैं उस स्टेज कह सकते हैं कि भाई बलराज साहनी।
और वो दिखता है फिल्म के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और इप्टा बेसिकली क्यों उस बात पे जोर दिया गया, क्योंकि हमें मालूम है इप्टा क्या है, बट काफ़ी सारे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि जब थिएटर की बात आती है तो इप्टा का नाम लोग लेते हैं। इप्टा कौन है, इप्टा क्या है, लोगों को वो पता नहीं है। तो बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि दे हैड लव एंड फॉर थिएटर। बट उसके बाद वो सब फिल्म्स में गए, फिल्म्स में काम किया, लेकिन वो सब स्टार्ट हुआ थिएटर से। एंड इनिशियली जो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आज़ादी के टाइम की ये चीज़ें हैं कि जो सोशल अवेयरनेस है उसके लिए इप्टा काम करता था, और अभी भी इप्टा उसी लिए ज़्यादातर जाना जाता है, क्योंकि थिएटर का मेन मकसद और बुनियाद यही है कि वो जो चीज़ें हैं कला को सोशल लेवल से वो लोगों के जो सोसाइटी के अंदर है उन लोगों को दिखाए कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसी सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की जाए, चेंज लाने की कोशिश की जाए। आप कास्ट की बात कर रहे थे कि इप्टा के बारे में, जैसे आपने बताया कि काफी सारे इप्टा के एक्टर्स हैं इसके अंदर, और तो उन्होंने एक्टर्स और टेक्नीशियंस दोनों, तो उन्होंने आई थिंक फिल्म में जो पार्टिसिपेट किया उसमें उन्होंने आई थिंक फीस वगैरह नहीं ली थी। हाँ, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। और इसमें बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, तो बता रहा था ना। हाँ, जैसे मैकमोहन साहब हैं। हाँ। क्योंकि यूजुअली लोग मैकमोहन साहब को किस चीज के लिए जानते हैं, सांभा कितने आदमी थे, लेकिन अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने यंग टाइम से मैकमोहन साहब ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, एकदम ऐसे छरारे। 18 साल के एक लड़के का किरदार निभाया, सबसे छोटे भाई का, 3 भाई में सबसे छोटा भाई, और वो भी ऐसी फैमिली जिसके अंदर हर कोई, उनके फादर, उनका बड़ा भाई, उनका मझला भाई और ये मैकमोहन साहब छोटे भाई, ये चारों के चारों फौज के अंदर है। इनफैक्ट इनको तो इसलिए बोला गया कि ये 18 साल के होते ही इनको भेज दो, फौज में भेज दो। और ये भी दिखाया है कि उस घर के अंदर जो बड़े भाई और छोटे जो मंझले भाई की बीवी है वो हैं, उनके बच्चे हैं, और इनको भी भेज देते हैं। तब भी मतलब उस टाइम पे भी ये चीज थी इंडिया में, देशभक्ति कूट कूट के कि यार देश के लिए करना है तो भेज दो फौज में सारे बच्चे। और इसी पे मुझे याद आ रहा है कि आपने भी बताया था कि उसमें एक सिनेरियो है कि वो कहती है, माँ कहती है कि अब ये 18 बरस का हो गया। हाँ। तो इसको कल सवेरे की गाड़ी से भेज दो। अब ये आजकल के ऑडियंस को ना बड़ा अटपटा सा लगेगा गौरव कि भाई ये सुबह की गाड़ी से फौज में कैसे भेज दो, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक फैक्ट्स मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, जब ये इंडो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम पे, चूंकि चाइना की जो सेना है वो बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जनसंख्या ज़्यादा तो सेना भी बड़ी। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जो यंगस्टर्स थे उनको बुलाया गया था कि आप सेना में भर्ती हो जाओ, और ट्रेन्स जाती थी हर शहर से, हर बड़े शहर से, और वो ट्रेन्स भर्ती के लिए लेकर जाती थी। उनकी कुछ ट्रेनिंग होती थी, 4-5 2-3 महीने जो भी टाइम पीरियड है, ट्रेनिंग हुई सीधा फ्रंट पे। और ये चीज़ दिखाई भी है उसमें फिल्म के अंदर कि वो जब मैकमोहन साहब अपने घर से जा रहे हैं तो उनकी दोनों भाभियाँ, एक भाभी जो है, बड़ी वाली भाभी है, वो बेटे की फोटो देती है, और छोटी वाली भाभी मिठाई का डब्बा देती है। अब वो मिठाई का डब्बा बाद में क्या होता है ये बाद में बात करेंगे, बट वो मेरा बहुत फेवरेट सीक्वेंस है, वो जो मिठाई का डब्बा है वो, उसकी बात जरूर। और वो सीक्वेंस भी ना एक जगह से कॉपी किया हुआ, कहाँ से कॉपी किया भी आगे बताते हैं आपको। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये जो है ना, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे क्लासिक डायरेक्टर्स है ना, इन्होंने बहुत कुछ मॉडर्न डायरेक्टर्स के साथ गलत किया। मतलब उन्होंने 50-60 साल बाद जो फिल्में बनी उनसे चीजें बहुत कुछ ले लिया, गलत है। 60-65 साल पहले, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। नहीं, गुनाह। हाँ, गुनाह। और हाँ, कौन दिखा और इसके अंदर हमको दिखे हैं लूथरिया साहब, जिनको हम सुधीर के नाम से जानते हैं, जिनको आपने देखा होगा, सुधीर वो ऐसे वाले मूंछ वाले, हाँ, जो जिनको आपने कालिया सत्ते पे सत्ता, ऊंचा वाला भाई बोलता था, सोम, जो ऊंचा बोलता है, ऊंचा, वो वाला, एग्जैक्टली वही वाला, हमारे दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं, वही वो वाले। और उसके अलावा इसके अंदर इंद्रानी मुखर्जी हैं, जो अपने टाइम की बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। सिंगल स्क्रीन मिला है उनको, एग्जैक्टली, कास्टिंग के नाम में भी, और जो उनको स्क्रीन स्पेस मिला है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे एक्टर्स के साथ में वो हैं, उनका एक अलग से स्क्रीन स्पेस है जिसमें उनको दुल्हन की तरह दिखाया गया है। इनफैक्ट जब मैं कल उसको फिल्म पहले भी देखी है, लेकिन जब कल परसों देख रहा था तो वो मुझे नहीं मालूम, तूने गौर किया नहीं किया, वो मुझे ना मीना कुमारी की याद दिला रही थी कुछ एक एंगल्स में ना, यंग मीना कुमारी लग रही थी। मैं मीना कुमारी, राखी मैम से पूछा भी कि राखी मैम मीना कुमारी जैसे लग रही, तो राखी मैम, अच्छा राखी मैम बहुत खुश किस्मत रही है इस फिल्म के बारे में। कैसे मामले में पता है क्या, उन्होंने ना इस फिल्म को बिग स्क्रीन पे देखा, हॉल में। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, 1964 में नहीं देखा, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले तक ना फिल्में दोबारा तिबारा सिंगल स्क्रीन पे रिलीज होती थी। अच्छा। और राखी मैम ने देखा है, और राखी मैम का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या? बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बताती हैं वो फिल्म देख कर गई तो वो एक शॉट में बड़ा इम्पैक्टफुल शॉट लगा, और वो है भी कि फीमेल के हाथ के ऊपर ना ऐसा चाइनीज जो है वो हाथ पैर से मसलता है, तो वो बाल मन आजकल एक वर्ड बड़ा फेमस हो रहा है, बाल बुद्धि हाँ। ठीक है, तो बाल मन पे क्या असर पड़ा। तो राखी मैम अपने पापा से पूछती हैं कि पापा ये क्यों किया, ये झगड़ा क्यों किया, झगड़ा क्यों हो रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है। तो पापा ने कहा भाई चीनियों से लड़ाई हो रही है। तो पापा ने, चीनी से कैसे लड़ाई हो सकती है? राखी मैम ने बोला, चीनी तो हम चाय में डालते हैं, दूध में डालते हैं, उनसे कैसे लड़ाई हो सकती है? ये बाल मन की बात हो रही है, ये आजकल की राखी मैम नहीं है, याद रख लेना। आजकल की राखी मैम तो हमें खड़े खड़े यहीं ऐसे लॉजिक्स ऐसे उतार के मारती है ना, वो बाल की खाल, हाँ ऐसे बाल, ये बाल मन है ना। राखी मैम होंगी कुछ, मतलब एज तो नहीं बताऊंगा ताकि अभी की एज ना पता चले, लेकिन मतलब समझ गया ना। तो चीनी तो दूध में डाल के घोलते हैं, पीते हैं। तो उनके पापा ने समझाया कि नहीं बेटा, एक देश है जो हमारे कंट्री के बगल में है, चाइना, वहां के रहने वाले लोगों को चीनी कहते हैं, और उनसे झगड़ा हो गया, वो हमारा पड़ोसी है। अब यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी आ गई राखी मैम के माइंड में, क्या कि भाई पड़ोसी तो कोई शर्मा जी है, वर्मा जी है, उनसे कौन सी लड़ाई हुई, उनके घर तो हम जाके खेलते हैं, बालमन। तो बालमन है। तो पापा ने फिर समझाया बेटा वो चीनी मतलब चाइना वालों ने हम पे हमला कर, तो फिर वो बालमन जाके थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस। ये राखी मैम ने मुझे बताया था, तो मैंने आप सबको बता दिया। इंटरेस्टिंग लगा हो, और आपको भी कोई पिक्चर को देखकर बचपन में ऐसा लगा हो कि ऐसा क्यों हो गया, तो कमेंट तो आपने करना ही है, तो कमेंट में करिए कि आपने कौन सी पिक्चर ऐसे देखी थी, तो मजा आएगा सुनेंगे आपके। और इसमें मैक मोहन साहब, सुधांशु साहब और इंद्रानी मुखर्जी के अलावा जो हीरोइन है, जो ब्यूटी है, जिनको धर्मेंद्र साहब के अपोजिट में कास्ट किया गया है, उनका नाम है प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश जो धर्मेंद्र साहब के अपोजिट में कास्ट की गई लीडिंग लेडी के तौर पर इस फिल्म के अंदर, उनका भी एक अपना ही ट्रिविया है इसके अंदर। उनका ये है कि वो विदेश में थिएटर कर रही थी, और काफ़ी टाइम से थिएटर कर रही थी, और उन्होंने मतलब उनका मन था कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम करें। तो उन्होंने 3 डायरेक्टर्स को लेटर लिखा। उस टाइम पे लेटर लिखा, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर ये नहीं था, ठीक है। तो हाथ से लेटर लिखा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई वांट टू बी एन एक्टर। तो बाकी 2 ने तो कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे थे चेतन आनंद साहब, उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने उनको ऑडिशन के लिए बुलाया, और देन रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद सबसे कमाल की बात यह है कि प्रिया राजवंश ने फिर चेतन आनंद की जो बाकी फिल्में हैं इसके बाद आने वाली, उन सब में वो हीरोइन थी, ठीक है। और एक बात और, जब प्रिया राजवंश की बात चली ही है गौरव, तो इस फिल्म में एक चीज गौर की आपने कि जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो खाली हीरोइन का कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत जैसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाई गई है उसमें, कि उस टाइम पे किस तरीके से सिविलियंस ने भी इस वॉर में हिस्सा लिया। ये हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। और इस फिल्म में संजय खान भी हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, आप देखिएगा उसके अंदर। हाँ। वो भी एक सोल्जर की भूमिका के अंदर हैं। तो मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर जो अच्छे अच्छे एक्टर्स माने गए हैं अपने एरा के, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और अगर हम एक्टर्स की बात करते हैं तो हम बलराज साहब की बात कर चुके हैं, धर्मेंद्र साहब की बात कर चुके हैं, लेकिन 2 बहुत ही ऐसे एक्टर्स हैं अपने आप में अपना लोहा मनवा चुके अपनी एक्टिंग का। एक हैं जयंत साहब, जो हमने मधुमती के अंदर
ओपनिंग शॉट। और जिन्होंने मधुमती में भी जिन्होंने अपना फादर का रोल किया था, जो कि अमजद खान के फादर साहब हैं, उनके फादर साहब हैं, तो उनका इस फिल्म में जैसे लक्ष्य में कर्नल दामले जो अमिताभ साहब ने प्ले किया, उस तरीके से मिलता जुलता एक कैरेक्टर है, नॉट एग्जैक्ट बट उस तरीके का एक कैरेक्टर है जो जयंत साहब ने प्ले किया है, और ओपनिंग शॉट ही उनके साथ है। और बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग है, बहुत ही रियलिज्म के साथ किया है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग एक्साइटमेंट दिखानी है या कुछ नहीं, बहुत ही रियलिज्म के साथ किया है। और एक ऐसे एक्टर हैं जो डायरेक्टर भी थे और ऐसी फिल्म डायरेक्ट कर रही उन्होंने साइमल्टेनियसली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो अपने आप में एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है और सुपर डुपर हिट हुई थी उस टाइम पे। तो उस एक्टर का नाम है विजय आनंद साहब। विजय आनंद साहब देवानंद साहब और चेतन आनंद साहब के छोटे भाई हैं, और वो इसी टाइम पे गाइड को डायरेक्ट भी कर रहे थे। अच्छा, गाइड के लिए भी एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं प्लीज। गाइड को पहले डायरेक्ट कर रहे थे चेतन आनंद, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। लेकिन जब वो ये फिल्म डायरेक्ट करने लग गए, तब चेतन को लगा कि मैं दोनों फिल्मों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। देन ही लेफ्ट गाइड और उन्होंने ये चूज की, और गाइड को डायरेक्ट किया विजय आनंद साहब ने। और क्या तो डायरेक्ट किया, मतलब गाइड के ऊपर तो एक एपिसोड नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से तो 3-4 एपिसोड बनेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अपने आप में माइलस्टोन है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे शॉर्ट्स की बात कर रहे थे ना गुरुजी, तो अब जैसे कुछ शॉर्ट्स हैं, ये आप ये बेहतरीन सा आपको शॉट दिखाता हूँ। अब इसमें इस शॉट में जो सुधीर साहब हैं, उनकी और उनकी जो होने वाली वुड बी वाइफ है, उनके साथ लड़ाई हो चुकी है और वो आ चुके हैं वापस, और वो खत लिखे जा रहे हैं उनको, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अब इसी के साथ अमेलगमेट कर दिया एक सिचुएशन को कि लोग जो हैं इस बात पे शर्त लगाते हैं कि उनका खत आएगा या नहीं आएगा। अब वहाँ पर क्योंकि जिस टरेन में लड़ाई हो रही थी, लद्दाख के टरेन में, वहाँ पर जितने भी हमारे सिपाही थे उनको ये सहूलियत देने के लिए कि भैया शेव वेव करके रखो, उनको ऐसा नहीं होता था कि भैया सबको एक शेविंग किट था उनके पास, रिसोर्सेज। तो एक शेव करने वाला बंदा होता था, सोल्जर्स को लाइन से खड़ा करते थे और वही आके सबकी शेव कर देता था, जो फिल्म में दिखाया गया है। ये देखिए इस सीक्वेंस को, बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा सीक्वेंस है कि यहाँ पर सुधीर साहब बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मैं ख़त तो लिखता हूँ लेकिन उसका जवाब नहीं आता मेरे पास। यहाँ पे अचानक से आता है, चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, शेव वाला आ गया, शेव वाला आ गया। अब ये उनके सीईओ साहब हैं। अब एक बंदा जो है ये लगाता रहता है फोम सबके चेहरों पे, ऐसे जल्दी जल्दी तरीके से नहीं, खड़ा नहीं, वो लगाना है, बस लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आके बोलता है खत नहीं आया ना, यहाँ पे लुक दिया, ये देखो संजय खान अब क्यों परेशान करते रहते उसको। अब देखना इनका भी लुक लिया, ये देखिए बस इतना सा कर दिया लुक होता है, देखो लुक दिया सीईओ साहब करती है। अब ये सबका अच्छा, ये अब ये देखना आप, ये जब कर रहे हैं, अब एक्चुअल में तो कर नहीं रहे, तो वो ना माउथ से साउंड निकाल रहे हैं और खाली 2 स्ट्रोक में शेव बस। जैसे उस टाइम पे तो उतना फोले वगैरह नहीं होता था, अब देखो आप कि उन्होंने किस तरीके से किया। और यहाँ पे मोमेंट है कि खत आ जाएगा, और ये संजय खान के साथ दुश्मनी, तूने मुझे बोला था ना ये ले, क्यों परेशान करता हूँ उसको, ये ले उल्टा चला ये, तो ये भी पेस का हिस्सा है, एनर्जी दिखाई है। एग्जैक्टली तो ये बहुत अच्छा रहा। तो एक इसी आर्मी वाले से मुझे याद आया, तेरे शेब वाले से। यहाँ पे मैं एक अभी हमने पिछला सेगमेंट जो बात की थी कि वो मिठाई का डब्बा याद है, मिठाई का डब्बा जो वो मैकमोहन साहब की भाभी देती हैं कि अपने भाई तक पहुंचा देना, तो वो भाई तक डाक के द्वारा पहुंचाया जाता है, संदेशे भेजे जाते हैं। अच्छा, ये भी संदेशे, कॉपी समझ गए ना ये सब बॉर्डर से लिया हुआ है। ये मतलब वो बताओ अब लिया मतलब पता नहीं, एनीवेज तो वो मिठाई का डब्बा भी जो है वो भी एक फिल्म से कॉपीड है। अच्छा, माँ तुझे सलाम। अच्छा, अपने आप देख के बता देना तो कमेंट सेक्शन में सही है कि नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, आप देख के बता देना। तो वो जो मिठाई का डब्बा है, तो वो सब एक जो जिसके पास पहुंचता है उसके पास,
और पहुंचने के बाद वो पूरी यूनिट को बुलाता है अपने टेंट में कि भैया मिठाई का डब्बा आया, सारे आ गए, मिठाई का डब्बा आया, मिठाई, क्योंकि रिसोर्सेज यार, आप लद्दाख में शूट कर रहे हो, ठीक है, लद्दाख में हो आप, है ना, तो मिठाई का डब्बा खोला जाता है, उसमें होती है मिट्टी और एक लेटर, और मिट्टी देखते ही सारे लोग पहले तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये मिठाई भेजी है तेरी घरवाली ने, ये तो मिट्टी भेजी है। और फिर जो वो जो सीक्वेंस है ना, वो मिट्टी के बारे में जो बताया जा रहा है कि भैया ये मिट्टी हमारे खेत की मिट्टी है, और हमने सुना है कि लद्दाख में वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे वनस्पति नहीं है, वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, तो मिट्टी भेजी है और इसमें बीज भी है, और आप फूल उगाओ और उस फूल को देख के आपको शायद हमारी कुछ याद आ जाए। तो वो बड़ा और मज़ेदार चीज़ है कि वही उसी मिट्टी में हुए फूल को फिर वो देने जाते हैं अपने सीईओ साहब को, प्रताप सिंह, जो विजय आनंद साहब ने प्ले किया है। और जब उनको देते हैं तो विजय आनंद साहब जो है वो बड़े प्यार से, उनका कैरेक्टर जो है प्रताप सिंह का, वो उनको बोलता है कि ये मेरे लिए लाया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों ने भिजवाया है, इसमें फूल आना बाकी है, उगना हुआ है, वो खिला नहीं है अभी, तो इसे तुम अपने पास रखो। और उसी फूल को उसी छोटे से टिफिन बॉक्स में जो लगाया हुआ होता है मिट्टी के अंदर, उसी को बाद में एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि किस तरीके से चाइनीज़ सोल्जर इनको गोली मारते हैं, उस सोल्जर को, और फिर उसी के ऊपर पाँव, और उसको पाँव से लात मार के वो दूर फेंक देता है। तो उस हर सीक्वेंस को बहुत डिटेलिंग की गई है, बहुत, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस मिले जो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस फिल्म को देखें, ज़रूर देखिए, और क्योंकि मतलब देशभक्ति से सराबोर फिल्म है, और 15 अगस्त का टाइम है, 15 अगस्त का टाइम है, और एंड में गौरव मैं तो इमोशनल हो गया था, हर कोई होगा, मैं इस फिल्म को देख के इमोशनल हो गया था, ख़ास तौर से जब, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है इसमें कि जैसे हमने प्रिया राजवंश की बात की थी, तो हमने एंड में देखा कि प्रिया राजवंश एक सिविलियन है, और वो भी वॉर कर रही हैं, वो भी एमजी से, मशीन गन से फायर करती हैं चाइनीज़ के ऊपर। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही दिखा दिया गया, इसका सीक्वेंस फिल्म के बीच में कहीं बताया गया है कि सिविलियंस को भी, जो लद्दाख के सिविलियंस थे, उनको ट्रेन किया जा रहा है गन्स चलाने का, और ये वास्तव में उस पीरियड में किया गया था। लद्दाख के सिविलियंस को ट्रेन किया गया था, और मतलब बहुत प्यारी फिल्म है यार, क्या बोलूँ अब इसके बारे में। मेरे ख्याल से फिल्म देखें आप, और ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बात करने के लिए इतना कुछ है। जब आप देखेंगे इसको, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्लॉट ऑफ द फिल्म, इट इज़ ऑल्सो व्हाट हैज़ हैपेंड अराउंड द फिल्म, बिकॉज ऑफ विच द फिल्म हैज़ बिन मेड। क्योंकि इसको आपने जो बताया था गुरुजी कि इसको बनाने के बाद इसका टाइटल जो रखा गया है, वो रखा इसीलिए गया है, हकीकत, सच्चाई जो थी वो चीज़। तो इसलिए आप इस फिल्म को देखिएगा ज़रूर। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का ब्लैक एंड वाइट रिव्यू जो है उसको हम यहाँ विराम देते हैं, और आप सबसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप जाके इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर, इतने प्यारे दिन पर, आप इस फिल्म को देखेंगे और फील करेंगे उस पैट्रियोटिज़म को, जो सिर्फ अभी कुछ सालों से नहीं है, जो कब से चला आ रहा है, जो कब से हमारे फौजी भाई जो हैं हमारे लिए सरहद पे, तट पर खड़े रहते हैं, विदाउट थिंकिंग कि उनकी फैमिलीज़ के लिए किस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे होंगे या क्या हो रहा होगा, बट दे आर देयर। उस हकीकत को इस फिल्म हकीकत में दिखाया गया है। बिल्कुल। और अगेन बहुत बहुत बधाई आपको 15 अगस्त की, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।